प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी की तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि ऊर्जा के जो सोर्सेज हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मुख्यतः अगर हम इनको बांटे तो दो भागों में, एक होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम बोलते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल, और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय। पहले आप इसी को समझिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या अंतर है। नॉन रीन्यूएबल। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सोर्स जो कभी भी पृथ्वी पर खत्म नहीं होते यानी कि जिनको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे नवीकरणीय स्रोत यानी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे आप सभी को मालूम है, जल ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, ठीक है ना, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये चीजें ऐसी हैं जो पृथ्वी पर लंबे समय तक, सोलर एनर्जी है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये लंबे समय तक हमें मिलती रहेंगी और ये कभी जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ अनवीकरणीय वे स्रोत जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। जब एक बार इनको पृथ्वी से हम निकाल लेंगे ना, उसके बाद हम इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? कोल और पेट्रोलियम ये कहलाएंगे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्या लिखोगे? जिनको एक बार भूमि से निकाल लेने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि व्हाट आर द आइडियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के आदर्श स्रोत किसे कहते हैं? आइडियल सोर्स या आइडियल फ्यूल, ऐसा भी आ सकता है प्यारे बच्चों। आदर्श स्रोत या आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? तो नोट कर लीजिए, 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो आदर्श ईंधन के लिए किसी भी ऊर्जा के स्रोत में होने चाहिए। नंबर 1 क्या है कि ज्वलन ताप कम, लो इग्निशन टेम्परेचर। ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। कैलोरी मान अधिक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी मान क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? अधिक। नंबर 3 प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। नंबर 4 भंडारण आसान हो, जिसका भंडारण आसान हो, भंडारण आसान होना चाहिए, ठीक है ना। उनको रख रखाव यानी कि स्टोरेज इजी होनी चाहिए, उसकी आसानी से उसको रखा जा सके। जैसे गैस का सिलेंडर है, बड़ी आसानी से रखा जा सकता है, उतनी ही ऊर्जा के अगर हमें उपले रखने हो ना तो पूरे कमरे की जरूरत पड़ेगी। तो भंडारण आसान हो, ज्वलन ताप कम हो, कैलोरीफिक वैल्यू अधिक हो और प्रदूषण रहित हो, और ट्रांसपोर्टेशन इजी, परिवहन भी आसान हो, ले जाना लाना वो भी आसान हो। तो अगर ये चीजें किसी में पाई जाती हैं, और नंबर 6 चीज जो है, अवशेष न बचते हों, अवशेष न बचते हों। ऐसा ईंधन जिसमें अवशेष न बचते हों जलने के बाद, तो वो आदर्श ईंधन कहलाएगा। तो जिसके अंदर ये 6 गुण हो उस ईंधन को हम आइडियल सोर्स या आदर्श ईंधन कहेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बारी बारी से कि कौन कौन से स्रोत हैं ऊर्जा के, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा। तो आप सभी को पता होगा प्यारे विद्यार्थियों कि इंडिया के अंदर बहुत सारे थर्मल प्लांट हैं जिनमें कोयले को, कोयला समझ पता है ना आपको, कोयले को जला करके, समझिए आप मेरी बात, कोयले को जलाया जाता है और कोयले को जलाने से क्या होगा, जब ये कोयला जलेगा तो इसके ऊपर रखा जाता है पानी का बड़ा टैंक। क्या रखा जाता है प्यारे बच्चों? पानी का बड़ा टैंक। और इस पानी से क्या बनता है? भाप बनेगी। उस भाप से प्यारे बच्चों, यहां भाप बनेगी और भाप ऊपर की ओर जाएगी ना, तो भाप से चलाए जाते हैं टरबाइन। क्या चलाए जाते हैं? टरबाइन। इस प्रकार से टरबाइन होते हैं, जो भाप चलेगी तो ये रोटेट करेंगे और ये जब घूमेंगे तो टरबाइन के चलने से क्या उत्पन्न होगी? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी।
तो ऐसे पावर प्लांट जिसमें कोयले को जला करके पानी को गर्म करके पानी से उत्पन्न भाप द्वारा बिजली बनाई जाती है, ऐसे प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो ये आमतौर पर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली है तो काफी महंगी होगी, क्योंकि कोयला ऐसा स्रोत है जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा भूमि से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो थर्मल पावर प्लांट। और दूसरी बात यह होती है कि इसका नुकसान यह है कि इससे बहुत अधिक मात्रा में जब कोयला जलेगा तो प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्लियर है ना बात यहां पे। दूसरी चीज है हाइड्रो पावर प्लांट। ये अच्छा ईंधन माना गया है ऊर्जा का, हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि इसके अंदर पानी से बिजली बनाई जाती है और पानी स्वच्छ ईंधन है, पानी से कोई प्रदूषण नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, पानी को रोक लेते हैं बांध बना करके ऊपर ही। क्लियर है। और इस बांध के पानी को प्यारे बच्चों गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर। समझिए आप बात को, इस पानी को गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर, और पानी के गिरने से टरबाइन क्या होता है, घूमता है। क्योंकि काफी ऊंचाई से पानी गिराया जाता है तो बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती है, तो उस कारण से टरबाइन घूमता है और इस प्रकार बिजली जल विद्युत संयंत्र द्वारा बनाई जाती है। तो ये काफी हद तक अच्छा सोर्स है, क्योंकि एक तो ये नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, यानी बार बार प्राप्त कर सकते हैं जब तक पानी है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें प्रदूषण न के बराबर होता है। तीसरी चीज हम लेते हैं विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, प्यारे बच्चों आपने पवन चक्कियां देखी होगी, अगर आप बाहर कभी गए हैं तो पवन चक्की होती है जो पवन के चलने पर घूमती है। ब्लेड लगे होते हैं बड़े बड़े जो पवनों के चलने से घूमते हैं। तो उस पवन चक्की के घूमने से बहुत बड़े बड़े ब्लेड होते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बेस लगा होता है और इसके ऊपर बड़े बड़े 3 ब्लेड लगे होते हैं। और जब हवा चलती है तो ये ब्लेड क्या होते हैं, हवा के चलने से घूमते हैं। इस चक्की को हम बोलते हैं पवन चक्की। तो जब ये ब्लेड घूमते हैं तो इनके ब्लेड के घूमने से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि वहीं पर पवन चक्की लग सकती है जहां पर पवन की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो। यानी कि अगर हम यहां कहें अपने एरिया के अंदर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि पवन की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। हिली एरियाज में या समुद्र के आसपास हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पवन की गति काफी तेज होती है। तो ये था विंड एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस या जैव गैस, एक ही बात है, या गोबर गैस। तो बायोगैस प्लांट का वर्णन करें तो प्यारे बच्चों, हमारे घर के अंदर अगर हम पशु वगैरह रखते हैं तो पशुओं का जो गोबर है या जो घर का वेस्ट मटेरियल है उसको खुले में डालने की बजाय अगर एक टंकी नुमा बायोगैस प्लांट बना लिया जाए तो गोबर की खाद भी बनेगी और हमें मुफ्त के अंदर क्या मिलेगी, बायोगैस मिलेगी, जिसका इस्तेमाल हम खाना पकाने में, विद्युत उत्पन्न करने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। आप इसको समझिए, बायोगैस प्लांट इस प्रकार। अब देखिए क्या होता है, ये बायोगैस प्लांट है, इसमें इधर से हम गोबर, सलरी वगैरह जो भी पानी वगैरह मिक्स कर देते हैं, पानी, गोबर या घर का जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो इसमें डाल देते हैं। तो जब काफी दिन तक इसमें पड़ा रहता है तो जो बैक्टीरियाज हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, वो मीथेन गैस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो गैस है वो ऊपर के रास्ते इस नलिका से होते हुए हमारी रसोई घर तक जाएगी और खाना बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। बिना एलपीजी के आप खाना बना पाएंगे। उसके बाद जो गोबर की खाद बन गई वो इस रास्ते से बाहर निकाल करके उसको खेत में डाला जाएगा, जिससे खेत की उर्वर शक्ति भी बढ़ेगी। तो बायोगैस का जो मेन सोर्स है, बायोगैस में मुख्य गैस 75% मीथेन होती है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये गैसेज भी इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, मीथेन। क्लियर है। तो इस बायोगैस प्लांट का हम इस्तेमाल करके गैस भी बनाएंगे और साथ के साथ हम खाद के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ इसमें जमा होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के अगर हम बात करें, 2 तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक तो सौर कुकर,
ये पेपर में बहुत बार आता है कि सोलर कुकर का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, पहले आपको इसका डायग्राम आना चाहिए। देखिए सोलर कुकर का डायग्राम, ये एक लकड़ी का बक्सा होता है। क्या होता है? लकड़ी का एक बक्सा होता है, जिसके ऊपर क्या लगा होता है प्यारे बच्चों? एक मिरर यानी दर्पण लगा होता है। क्लियर है? इस बक्से को कांच से ढका जाता है। कांच की छड़ से क्यों ढका इसको? क्योंकि कांच जो होता है ना, वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो कांच से ऊष्मा, जैसे आपको पता होगा, जो सनलाइट होगी, क्योंकि सौर कुकर है तो सूर्य की ऊर्जा में काम करेगा, वो इस दर्पण से टकरा के इसके अंदर प्रवेश करती है। दर्पण का काम तो यही है कि रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को परावर्तित करेगा। तो इसके अंदर जाएगी। कांच लगाने का मतलब ये होता है कि जितनी भी ऊष्मा जाए वो बाहर ना निकले, क्योंकि कांच जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अंदर से इसको ब्लैक कलर किया जाता है। ब्लैक कलर क्या करता है? काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है, यानी जितनी भी ऊष्मा जाएगी उसको अवशोषित कर लेगा। तो इसके अंदर जो भी चीज हमने रखी होगी, खाना वगैरह, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये सोलर कुकर काम करता है। क्लियर है? दूसरी चीज जो होती है वो है सौर पैनल। सौर पैनल, सौर पैनल, सौर पैनल क्या होता है? सिलिकॉन, आमतौर पर हम बात करें तो सिलिकॉन की प्लेट्स हैं इस प्रकार की, आपने देखा होगा सौर पैनल को। ये प्लेट्स क्या करती हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। ऐसे पैनल को हम सौर पैनल कहते हैं। अगर एक ही है ना तो सौर सेल कहेंगे, और अगर बहुत सारे सौर सेल, एक ही प्लेट है तो सौर सेल, और अगर बहुत सारी प्लेट जुड़ी हो तो उसे हम बोलते हैं सौर पैनल। तो इसमें सिद्धांत क्या काम करता है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 1.5 किलोवाट ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। 1 मीटर स्क्वायर में 1.5 किलोवाट। तो जितनी ज्यादा आप लगाओगे उतनी ही ज्यादा आप विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। पेपर में आ जाता है कि सौर स्थिरांक कितना है, तो 1.5 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 1.5 किलोवाट हम सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं सौर प्लेट के द्वारा। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। अब ये क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं कि पृथ्वी के अंदर हीट काफी ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। कई कई जगह पर तो इतनी ज्यादा है कि वहां से ज्वालामुखी फूट रही है, लावा बाहर निकल रहा है। तो ऐसे तप स्थलों में, ऐसे जो हॉट रीजन हैं, वहां पर अगर हम चाहें तो पानी को गर्म करके वहां पर भाप द्वारा बिजली बनाई जा सकती है। तो ऐसे सोर्स जो पृथ्वी की गर्मी का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्लियर है ना? अब है नेक्स्ट महासागरीय ऊर्जा। तो ये 3 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। महासागर से हम कैसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? एक तो होती है तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी। कि महासागर में आपको पता है प्यारे बच्चों, तरंगें तो चलती रहती है ना, लहरें। तो लहरों में भी अगर हम टरबाइन लगाएं तो वहां भी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा को बोलते हैं वेव एनर्जी या तरंग ऊर्जा। दूसरी होती है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। अब ये क्या है टाइडल एनर्जी? ज्वार भाटा आपने सुने होंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कम होती है तो उस दौरान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। ऐसी ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। तो जिस दौरान बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो उस लहरों के में टरबाइन लगा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, उसे हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तीसरी है महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसको आप समझिए ओटीसी, ओशन थर्मल एनर्जी, ओटीईसी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। देखिए महासागरों में आपको पता है कि बहुत गहरा होता है, तो ऊपर का पानी गर्म और नीचे का पानी ठंडा होता है। क्लियर है? तो अगर ऊपर के पानी और नीचे के पानी में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तो प्यारे बच्चों हीट ट्रेवल करेगी।
तो जब ऊष्मा स्थानांतरित होगी गर्म से ठंडे की ओर, तो वहां पर जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे अमोनिया है, इन पदार्थों को बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम है, इन पदार्थों को उबाल करके हम वेपर बना करके टरबाइन लगा करके यहां पर भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। अब ये क्या है? देखिए, एटम बम आपने सुना होगा। तो जैसे यूरेनियम है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी पावर है कि उनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मैं आपको बता दूं, 1 किलोग्राम यूरेनियम से उतनी ही ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जितनी 3500 टन कोयले से। 3500 टन, समझिए आप इसको, बहुत ज्यादा है। 3500 टन यानी 35 लाख किलो कोयले से उतनी ही बिजली बनेगी जितनी 1 किलोग्राम यूरेनियम से। तो इतनी व्यापक ऊर्जा है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपको पता होगा नाभिकीय संयंत्र भारत में कई जगह पर लगे हुए हैं और कई जगह लग रहे हैं। तो वहां पर परमाणु से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर है ना? होता क्या है, इसमें यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, तो ये 3 हिस्सों में टूट जाता है। तो इसके साइड के जो 2 न्यूट्रॉन हैं उनको बोरोन या कैडमियम की छड़ें सोख लेती हैं और बीच का एक न्यूट्रॉन वो फिर से 3 में विभाजित होता है। तो इस प्रकार जब भी ये टूटता है तो बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है और ऐसे संयंत्र को हम बोलते हैं नाभिकीय संयंत्र। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत इजी, वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।